Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. Here we are conducting Logate series. So today is our second lecture of CPC and we will discuss section 9, 10, 11 and 12 of Civil Procedure Code 1908. सो वेलकम टू दिस चैनल और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम वीडियोस और जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि जो हमारे नोट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनमें जो लॉ गैट के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है और साथ ही साथ जो हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हमारे एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो वो उन जजमेंट्स को ज़रा ध्यान से गौर से पढ़ें। ठीक है, उनको याद करें और जो लॉ गैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हाईलाइटेड है, वो उनको गौर से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है सेक्शन 9, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अब इसका क्या मतलब है कि सेक्शन 9 हमें ये बता रहा है कि सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो तमाम मुकदमे सुन सकती है। ठीक है, कौन से मुकदमे? वो मुकदमे, वो सूट्स जो कि सिविल नेचर के हैं। मतलब सिविल कोर्ट के पास ये ज्यूरिस्डिक्शन है, ये इख्तियार समात है कि वो सिविल नेचर के तमाम मुकदमे सुन सकती है, सिवाय अब यहाँ पे सेक्शन 9 में जो है वो एक्सेप्शन आ गई है कि एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, मतलब उनका जो दायरा इख्तियार है जहाँ पर बार लगा दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है, तो वो मुकदमे सिविल कोर्ट्स नहीं सुनेगी जो कि बार कर दिए गए हैं, चाहे वो एक्सप्रेसली बार्ड किए गए हैं या फिर इम्प्लाइडली बार किए गए हैं बाय द लॉ। ठीक है, यानी जिनसे रोक दिया गया है लॉ में या फिर जो हमारा ये सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें सिविल कोर्ट्स को रोक दिया गया है कि ये मुकदमे जो हैं वो बार्ड हैं, वो आपने नहीं सुनने। उनके अलावा जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल नेचर के तमाम मुकदमे जो हैं वो सुन सकती है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो नोट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपको एंड पे जो है वो जजमेंट्स नज़र आ रही होंगी। उन जजमेंट्स में से मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन इन केस वेयर देयर इज नो रेमेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, सिविल कोर्ट इज द फोरम वेयर रिलीफ कैन बी सॉट फॉर। के जो सिविल कोर्ट है वो एक तरह की अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन रखती है। ठीक है, कि ऐसे मुकदमे जो किसी भी कोर्ट में जो है वो सोल्व नहीं हो सकते तो उनकी जो रेमेडी है वो हमें कहाँ पे मिलेगी? वो हमें सिविल कोर्ट्स पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और जजमेंट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। के जो ज्यूरिस्डिक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है वो कितना है या जो इसका दायरा समात है वो कितना है, तो ये एक प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, जो कि प्रोसीडिंग्स में किसी भी स्टेज में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो है ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। इसके बाद हमारा सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट। इसको हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक कोर्ट में ऑलरेडी एक मुकदमा है वो चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी जो एक सूट है वो इंस्टीट्यूट कर दिया गया है और उस मुकदमे का जो फैसला है वो अभी नहीं आया, वो एक पेंडिंग सूट है किसी भी कंपिटेंट सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो अगर ये पार्टी जिसका वो सूट है, ठीक है, जो कि पेंडिंग है किसी भी सिविल कंपिटेंट कोर्ट में, ठीक है, तो वो पार्टी विद सेम काज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर, यही मुकदमा किसी दूसरी कोर्ट में नहीं ले जा सकती। सेक्शन 10 जो है वो ये कहता है कि जिस कोर्ट में वो मुकदमा पेंडिंग है उस कोर्ट के पास ये पावर है। क्या पावर है? कि वो
दूसरी कोर्ट को स्टे ऑफ सूट का जो है वो ऑर्डर दे सकती है और कह सकती है कि भाई ये जो मुकदमा है सेम काज ऑफ एक्शन के साथ, सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ हमारी कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, लिहाजा इस पर फर्दर दोबारा से जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ना की जाए। ठीक है, अब सिंपली जो है हमारा सेक्शन जो 10 है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर एक पार्टी है, ठीक है, वो एक सूट है उसका जो कि ऑलरेडी उसने इंस्टीट्यूट किया हुआ है सेम काज ऑफ एक्शन के साथ, सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ, जो कि एक कंपिटेंट सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो पार्टी क्या करती है, वो उस केस को उठा के किसी और कोर्ट में ले जाती है, ठीक है, दायर करने के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो इस चीज का उसको राइट नहीं है, इस चीज से जो है वो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी कि वो पार्टी वो मुकदमा दोबारा से किसी और कोर्ट में नहीं ले जा सकती अगर वो मुकदमा ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा सेक्शन 10 हमें जो है वो बता रहा है। अब सेक्शन 10 में जो जजमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, वो आपको नोट्स में नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। जो सबसे पहली जजमेंट है उसमें सेक्शन 10 के जो रेस सब जुडिस है उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिए गए हैं। 2010 MLD जो उसका पेज है वो 1311 है, ठीक है, 1311 उसमें क्या बताया गया है, उसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बताए गए हैं रेस सब जुडिस के। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स मस्ट बी सेम, कि जो मैटर ऑफ इशू है, जो काज ऑफ एक्शन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग, कि जो प्रीवियस सूट हो वो पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, द कोर्ट ऑफ प्रीवियस सूट पेंडिंग मस्ट बी कम्पिटेंट, कि वो किसी कम्पिटेंट कोर्ट के सामने पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टीज, कि जो पार्टीज हैं वो भी सेम हो। पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, कि उनका जो टाइटल है वो भी सेम हो। तो जहां पर ये जजमेंट हमें क्या बता रही है, ये जजमेंट कि जहां पर ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे, कि जो केस है वो सेम पार्टीज के दरमियान है, ठीक है, सेम काज ऑफ एक्शन पे है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे है और पेंडिंग है किसी कंपिटेंट सिविल कोर्ट में, तो उस केस को दोबारा से किसी दूसरी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया सेक्शन 11 जो कि है रेस जुडिकाटा। अच्छा, अब सेक्शन 10 और 11 में मेन डिफरेंस क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में मेन डिफरेंस क्या है। कि रेस सब जुडिस में बात की गई है वो है ऑलरेडी जो केस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग केस की बात की गई है, और रेस जुडिकाटा में बात की गई है ऑलरेडी डिसाइडेड केस की। अब रेस जुडिकाटा को हम डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शन 11 है बता रहा है कि अगर किसी कोर्ट में कोई पार्टी अपना मुकदमा किसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर, ठीक है, और सेम काज ऑफ एक्शन पर लेकर गई है, ठीक है, उस कंपिटेंट सिविल कोर्ट ने क्या किया है, उस मुकदमे का फैसला कर दिया है, उस पर फाइनल डिसीजन दे दिया है, उसको डिक्री किया है या फिर उस पर कोई ऑर्डर दिया है या फिर उस पे कोई जजमेंट पास कर दी गई है। ठीक है, तो उस केस के डिसाइड हो जाने के बाद अगर वही सेम पार्टीज उसी सेम काज ऑफ एक्शन को लेकर, उसी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर किसी दूसरी कोर्ट में जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करने जाती है, तो सेक्शन 11 क्या बता रहा है कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है उस पर कोई भी फ्रेश सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपली रेस जुडिकाटा हमें क्या बता रहा है कि एक मुकदमा जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको दोबारा से किसी और कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। अब इस पे जो जजमेंट दी गई है उसमें क्या बताया गया है, ये जो स्क्रीन पे आपको जजमेंट्स नजर आ रही हैं ये स्पेशली LLB के स्टूडेंट्स ने और जो बच्चे ADBP की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, एंड पे जो एक जजमेंट दी गई है उसमें बताया गया है कि द बेसिक रोल इन सेक्शन 11 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन एंड पार्टीज शुड नॉट बी इरिटेट ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर इन सेम काज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब इस जजमेंट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेस जुडिकाटा का मेन जो है वो मकसद बता दिया है। वो क्या मकसद है, सेक्शन 11 का क्या मकसद है
कि इसको इसलिए बताया गया है ताकि जो एंडलेस लिटिगेशन है उससे बचा जा सके, कि जो पार्टीज है वो सेम सूट को दोबारा से कोर्ट में ना ले जाएं, ना तो वो अपना टाइम वेस्ट करें ना ही वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करें, कि एक ही केस जिसमें एक ही पार्टीज हैं, ठीक है, सेम ही काज ऑफ एक्शन है, सेम ही सब्जेक्ट मैटर है, उसको दोबारा से जो है वो ना चलाया जाए, ना ही पार्टीज अपना टाइम वेस्ट करें ना ही कोर्ट का, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 जो कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको दोबारा से इंस्टीट्यूट करने से रोक दिया गया है। इसके बाद हमारा सेक्शन 12 आ गया, बार टू फर्दर सूट। अब सेक्शन 12 हमें बता रहा है कि जहां पर प्लेंटिफ को किसी पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पर फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से रोका गया है, बाय लॉ मना किया गया है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो वो उस पर फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। मतलब जहां पर उसे रोक दिया गया है तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो उस पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पर फर्दर सूट करे जिस पर लॉ ने उसको रोक दिया गया है, बार कर दिया है फॉर फर्दर सूट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन जिसको बाहर कर दिया गया है लॉ ने कि वो फ्रेश सूट जो है वो फाइल नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है। अब उसके पास एक रेमेडी है। रेमेडी कौन सी है कि अकॉर्डिंग टू दी सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 12, कि अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट, डिक्री या कोई ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, और वो पर्सन उस ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री को चैलेंज करना चाहता है, किन वजूहात पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, इन 3 वजूहात पर अगर कोई पर्सन चैलेंज करना चाहता है किसी भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को किसी कोर्ट की, जो कि है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। अब वांट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि भाई एक सिविल कोर्ट है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं थी, जो वो केस है वो उसके दायरा समात में ही नहीं आता, उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं आता और उन्होंने उसका फैसला कर दिया है, तो उस पर्सन को रेमेडी दी गई है कि वो क्या कर सकता है, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है उसी कोर्ट में, ठीक है, जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर जो है वो पास किया है, वो उस कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई ये जो आपने फैसला किया है, ये जो आपने जजमेंट दी है, ठीक है, उस पर आप प्लीज नजरेसानी करें, दोबारा से उस चीज को देखें, उस फैसले को देखें, ठीक है। अब सेक्शन 12 बेसिकली कह रहा है कि अगर किसी कोर्ट के फैसले में कोई गलती है भी सही तो उस पर फ्रेश सूट नहीं इंस्टीट्यूट करना, ठीक है, जो एंडलेस लिटिगेशन है उससे बचने के लिए, ठीक है, कि ना ही अदालत का टाइम वेस्ट हो, कि दोबारा से फिर से ट्रायल स्टार्ट हो, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो एक नए सिरे से, उस चीज को रोक दिया गया है, ठीक है, फर्दर सूट को रोक दिया गया है। कहा क्या गया है कि अगर गलती हुई भी है किसी ऑर्डर में या जजमेंट में तो वो पर्सन क्या करेगा, वो उसके खिलाफ जो है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे देगा कि जी आपने ये फैसला किया है तो काइंडली आप उस पर नजरेसानी करें, उसको दोबारा से देखें। ये जो है ये हमारा सेक्शन 12 हमें बता रहा है। अब आपको दोबारा से मैं बताती जाऊं कि जो स्क्रीन पे आपको नोट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनमें जो लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं, आपने उनको ध्यान से पढ़ना है। और जो हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने जो जजमेंट्स दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ना है ताकि उनके जो एग्जाम्स की तैयारी है वो बेस्ट हो। थैंक यू सो मच।